हाय बच्चों, क्या हाल चाल। तो भाई न्यूक्लियर फिजिक्स यानी कि न्यूक्लियाई कल मैंने आपको पढ़ाया था। आज बेटा उसी में एक आगे का टॉपिक दैट इज न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन, ये हम लोग करेंगे, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से बेटा क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, और कई बार पीवाईक्यू में आए हुए भी हैं, और हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यूज भी साथ साथ में सॉल्व करते हुए चलेंगे, ठीक है। अच्छा, शुरुआत मैंने देखो कहाँ से करी है सेशन की, एक ग्राफ दिखाया है आपको। ये ग्राफ क्या है बेटा, देखो इधर बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, और इधर दिखा रहा है ए यानी कि मास नंबर, है ना। अब आपको कल भी ये ग्राफ मैंने हाथ से खुद से बना के दिखाया था, और बोला था कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, यही किसी भी न्यूक्लियाई की स्टेबिलिटी को डिसाइड करता है। यानी कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन अगर अच्छा है, ज्यादा है, तो न्यूक्लियस आपका स्टेबल है। अब आप मैक्सिमम देखेंगे आयरन पे, ये मिलता है लगभग 8.8 के आसपास, है ना, मैक्सिमम है, बाकी एलिमेंट्स का कम है। फिर मैंने ये भी समझाया था कि जो एलिमेंट्स इधर हैं काफी हैवी वाले हैं, लाइक यूरेनियम 286 इज द मास नंबर, उनका बाइंडिंग एनर्जी सिग्निफिकेंटली कम हो गया, तो वो अनस्टेबल है, क्योंकि बाइंडिंग एनर्जी कम है, आसानी से टूट सकते हैं। तो वो स्टेबल होने के लिए एक्चुअली फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं, है ना, फिजन रिएक्शन में फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं, और फिर लाइटर न्यूक्लियाइज बनाते हैं, डॉटर न्यूक्लियाइज। लाइटर मतलब बेटर बाइंडिंग एनर्जी, तो वो स्टेबल होते हैं। बट ये फिजन जो होता है इन हैवी न्यूक्लियाइज का, ये बेटा स्पॉन्टेनियस नहीं होता। हम जो फिजन यहाँ पे पढ़ने वाले हैं ना, न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड होता है, मतलब न्यूट्रॉन आप फेंक के मारते हो और फिर उसका फिजन स्टार्ट हो जाता है। तो देखते हैं, इसको पढ़ते हैं बहुत अच्छे से। तो जो हैवी वाले उनका फिजन होगा, है ना, फिजन से वो और भी दो या तीन डॉटर न्यूक्लियाई बना के स्टेबल होने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये जो लाइट वाले हैं, इनकी अलग कहानी है। जैसे हाइड्रोजन है, तो ये कई बार दो हाइड्रोजन मिलके हीलियम बनाते हैं, ताकि उनका मास नंबर बढ़े और वो और स्टेबिलिटी की तरफ आए, क्योंकि मास कम है तो ये बहुत अनस्टेबल है ना भाई, इनका बाइंडिंग एनर्जी थोड़ा कम है, राइट। तो ये इधर वालों का फ्यूजन, इधर वालों का फिजन। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं बेटा फिजन, न्यूक्लियर फिजन। अब न्यूक्लियर फिजन जनरली रेडियो एक्टिविटी के बाद पढ़ाया जाता है। रेडियो एक्टिविटी में क्या होता था ना, कोई एलिमेंट रखा हुआ है, वो अपने आप डिके कर रहा है, तो उसकी एक हाफ लाइफ होती है कि इतने टाइम के बाद जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज थे वो आधे हो जाएंगे, n0/2 हो जाएंगे। बट वो टॉपिक अब आपके सिलेबस में नहीं है। बट एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लगाया, सेम एनसीईआरटी का बिल्कुल। और ये क्या कह रहा है कि रेडियो एक्टिविटी पढ़ने के बाद न्यू पॉसिबिलिटीज अराइज, नए पॉसिबिलिटीज अराइज होते हैं। कब? जब वी गो बियॉन्ड नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के। जो आप हाफ लाइफ वगैरह पढ़ते थे वहां पे, वो नेचुरल रेडियो एक्टिविटी के था, उसके बियॉन्ड सोचो आप, और स्टडी करो न्यूक्लियर रिएक्शन बाय बॉम्बार्डिंग न्यूक्लियाई विथ अदर न्यूक्लियर पार्टिकल्स। आपने कुछ फेंक के मारा, बॉम्बार्ड किया, सच एज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल, कुछ भी फेंक के मार सकते हो। अब यहां पे अ मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन इज फिजन। न्यूट्रॉन फेंक के मारने से जो होता है उसको फिजन नाम दिया गया है। और इसका जो एग्जाम्पल है बेटा, यूरेनियम आइसोटोप को, यानी कि यूरेनियम कौन सा वाला, 92-235 को जब बॉम्बार्ड किया जाता है न्यूट्रॉन के साथ, तो इट ब्रेक्स इनटू टू इंटरमीडिएट मास न्यूक्लियर फ्रैगमेंट्स। तो ये वो रिएक्शन है ना। तो बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है, बेरियम और क्रिप्टॉन बनता है। अब यहां पे आप देखेंगे तो थोड़ा बैलेंस वैलेंस भी किया गया होगा, है ना। अब इस रिएक्शन को ऐसा थोड़ी है कि बच्चा याद करके चला जाएगा, है ना, कि ये रिएक्शन याद करके गया है नीट एग्जाम के लिए, ऐसा तो नहीं है। हाँ, अगर बोर्ड्स है तो बोर्ड्स में शायद वो याद करके जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा बनता है। अगर फिजन पूछेगा तो मैं लिख के बताऊंगा एग्जामिनर को, देख भाई ऐसे ऐसे ये बनता है। बट नीट में शायद हम बच्चों से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आप रिएक्शन याद करके जाओ। बट एक बार ये क्वेश्चन आ गया, सेम रिएक्शन आपको पूछ लिया गया था नीट 2020 में, ठीक है, नीट 2020 में बोला गया कि विन अ यूरेनियम आइसोटॉप 92-235, यही था वहां पे भी एनसीईआरटी में, है ना। बोलता है इसको बॉम्बार्ड किया गया एक न्यूट्रॉन के साथ, तो ये जनरेट करता है क्रिप्टॉन, 3 न्यूट्रॉन भी निकालता है, एंड इनमें से कौन सा? तो देखो यार सिंपल है, मेरे पास क्या था भाई, यूरेनियम था। अच्छा, क्या था उसका, Z वैल्यू था 92 और A वैल्यू था 235, ठीक है, प्लस इसमें क्या फेंक के मारा मैंने, न्यूट्रॉन फेंक के मारा। न्यूट्रॉन में नीचे तो 0 होगा, यहाँ पे 1 होगा, सही है ना भाई। ये क्या बताता है, प्रोटॉन नंबर, Z प्रोटॉन थोड़ी ना, इसमें न्यूट्रॉन है। तो ये क्या बताता है, टोटल, तो टोटल तो एक न्यूट्रॉन तो है ही ना, तो एक दिखाएगा। तो ये न्यूट्रॉन हमने फेंक के मारा।
इससे क्या क्या बना वो क्या बोल रहा है भाई, ये तो बना ही, ये गिवन है मेरे को कि भाई क्रिप्टॉन तो बना, है ना, क्रिप्टॉन नीचे 36 ऊपर 89, और इसके साथ क्या बना एक्स्ट्रा यहां पे, और इसके साथ साथ 3 न्यूट्रॉन भी आए, है ना, 3 न्यूट्रॉन भी आए। तो फिल इन द ब्लैंक्स टाइप क्वेश्चन है कि भाई यहां पे क्या बना ये बताओ। तो अगर आपने पढ़ा हुआ एनसीईआरटी, रट लिया आपने इक्वेशन, है ना, तो देखो अगर आपने रटा हुआ है तो आप क्या बोलोगे, अरे यहाँ तो बेरियम बनता है, एनसीईआरटी में दिया है 14456, बट जरूरी थोड़ी है रटा रहे भाई, कल को कोई और रिएक्शन आ गया तो, और भी 2-3 रिएक्शन लिखे नीचे देखो, ये वाला आ गया तो कल को ये वाला आ गया तो तीनों रट के थोड़ा ना जाओगे भाई, तो बैलेंस करना आना चाहिए ना। बैलेंस कैसे करोगे, सेम प्रोटॉन नंबर दोनों साइड और सेम ए नंबर दोनों साइड। तो देखो भाई सिंपल सी बात है, अगर पहले नीचे को देखा जाए, यहाँ पे 92 है, यहाँ पे 0 है, तो इधर भी नीचे 92 आना चाहिए, है ना। अब कितना अवेलेबल है इधर, ऑलरेडी 36 अवेलेबल है, तो 92 में से 36 ऑलरेडी है, कितने की कमी है बेटा, तो 56 की कमी है, आप देख लो, तो बेरियम बनेगा और यहाँ पे 56 आएगा। अब इसको दोनों को जोड़ के देखो ना आप, 30 और 50 80, 6 और 6 12, तो 92 आ रहा है ना, बिल्कुल। ऊपर का बैलेंस करो तो बेटा क्या आ रहा है बताओ मुझे, ऊपर का भी सिमिलरली आपको जो है बैलेंस कर देना है। एक सेकेंड, जब आप ऊपर का बैलेंस कर रहे होगे, है ना, सेम मेथड, बस उसमें न्यूट्रॉन को भूल ना जाना भाई, है ना, न्यूट्रॉन को भी याद रख लेना भाई, क्यों न्यूट्रॉन भी ए को तो बढ़ा ही रहा है ना, न्यूट्रॉन का जेड में कोई रोल नहीं था, बट ए को तो बढ़ाएगा ना भाई। हाँ, तो देखिए 235 और ये 1 न्यूट्रॉन, तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इस साइड हो गए 236, 235 और 1 236 हो गए। अब 236 में से वैसे तुम्हारा आंसर आ चुका है, क्योंकि 56 वाला एक ही केस है ना, आंसर तो यही है, बट ऊपर का भी करके दिखा रहा हूं मैं, है ना। हाँ, मैं क्या कह रहा था, हाँ इधर 236 होना चाहिए, 235 प्लस 1। अब इसमें ऑलरेडी 89 प्लस 3 ऑलरेडी है, यानी कि 89 प्लस 3 कितना होता है भाई, 92 ऑलरेडी है, तो 236 होना चाहिए था, 92 ऑलरेडी है, इसको आप घटा दीजिए, है ना, तो 6 में से 2 गया 4 हो गया, 13 में से 9 गया बेटा कितना हो गया, ये भी 4 आ जाएगा, और यहाँ पे बचेगा 1, तो ऊपर आना चाहिए आपका 144, तो हेंस द आंसर इज दिस। तो ऐसे फिजन बेस्ड क्वेश्चंस इस तरीके से आ सकते हैं। एक्चुअली आपको रिएक्शन याद करने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप बैलेंस कर सकते हो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये 2020 का क्वेश्चन सॉल्व हो गया हमारा, है ना बेटा। चलिए बहुत बढ़िया, और देखते हैं और कुछ कुछ समझते हैं, कुछ और रिएक्शन, है ना, कुछ और पेयर्स रिएक्शंस का दे दिया। मेरे को इतना समझ में आ गया कि नीट में मेरे को रिएक्शन याद करने की जरूरत तो नहीं है ना भाई, जो भी होगा मैं निकाल लूंगा, ठीक है। चलो डन। अब देखते हैं और कुछ इंफॉर्मेशन। जनरली न्यूक्लियर फिजन, ये देखो ये एनसीईआरटी का टेक्स्ट था, ये एनसीईआरटी की फोटो है प्रॉपर, आप जाके देखोगे एनसीईआरटी ही है ये, है ना। अब ये मैंने कुछ इंफॉर्मेशन आपके लिए एक्स्ट्रा यहां पे डाली है, जैसे कि जो न्यूक्लियर फिजन होता है ये क्या है, स्प्लिटिंग ऑफ हैवी न्यूक्लियस ए ग्रेटर देन 230। ए नंबर बहुत ज्यादा है ना, तो ग्राफ में ए नंबर अगर बहुत ज्यादा है तो बाइंडिंग एनर्जी कम है पर न्यूक्लियॉन, इसीलिए वो बेचारा अनस्टेबल है। तो 2 और मोर लाइटर न्यूक्लियाई में टूटेगा जब न्यूट्रॉन फेंक के मारोगे, ठीक है, बहुत सही है। इन दिस प्रोसेस सर्टेन मास डिसअपियर्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। हुआ क्या भाई, देखो पहले बहुत ज्यादा मास था, बहुत ज्यादा मास था इधर, है ना, इस साइड में बहुत ज्यादा मास था बेटा। अब क्या हुआ, ये जब इधर बना 2 उसमें टूटा तो मास कम हो जाएगा। तो आप बोलेंगे सर मास कहां चला गया, मास एनर्जी बन के उड़ गया, और उसी एनर्जी से तुमने पानी को स्टीम में कन्वर्ट किया, और स्टीम से तुमने इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराया टरबाइन को गोल गोल घुमा के, है ना। इसीलिए तो ये सब कर रहे हो, वरना क्यों कर रहे हो, मजा आ रहा है इसलिए भाई, इससे मुझे एनर्जी चाहिए, ये जो भी कांड हो रहा है इससे जो एनर्जी निकली उसकी मुझे जरूरत है, उस एनर्जी से मैं बिजली बनाऊंगा, बेसिकली ये है आइडिया, है ना, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट में यही हो रहा होता है। तो भाई यहां का मास ज्यादा था, ज्यादा मास था, यहां आया तो मास कम हुआ, कुछ मास एनर्जी बन के निकल गई, E बराबर mc², है ना, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, तो मास जो है एनर्जी बन के निकल गया, वो एनर्जी आपने इस्तेमाल कर लिया और उससे आपने बना लिया अपना बिजली, ठीक है, बिजली। अच्छा, तो ये भी चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये लिखा हुआ है एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है, बहुत ज्यादा एनर्जी मिलती है बेटा इसमें, है ना। हैन एंड स्ट्रॉसमैन डन द फर्स्ट फिजन ऑफ न्यूक्लियस यूरेनियम 235, इन दोनों ने किया था। क्या पता कल को एक क्वेश्चन आ जाए फैक्ट बेस्ड किसने किया था, तो इन दोनों ने किया था, ठीक है। अच्छा, जो ये अपन रिएक्शन की बात कर रहे हैं बेटा कि यूरेनियम पे न्यूट्रॉन फेंक के मारा,
तो बताया हर न्यूक्लियाई के डिसइंटीग्रेट होने पे इतनी एनर्जी निकलती है पर फिजन कह लो, हर एक रिएक्शन में, या फिर आप कैसा कह लो कि जैसे जैसे एक एक न्यूक्लियस का फिजन होता जा रहा है वैसे वैसे आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। तो ये हर फिजन रिएक्शन में इतनी एनर्जी आती है बेटा, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, फ्रैगमेंट्स आर अनसर्टेन कि क्या बनेगा, बट ईच टाइम एनर्जी रिलीज्ड इज ऑलमोस्ट सेम। तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है कौन सा फ्रैगमेंट बन रहा है, मेरे को तो इतनी एनर्जी मिल रही है ना हर फिजन में, उसका मैं इस्तेमाल कर लूंगा। ठीक है बेटा, तो ये आइडिया है। अब एक बात बताओ बेटा, ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, इस पे थोड़ी सी बात करते हैं। तो वन फिजन है ना, आपको कितना एनर्जी देता है सर? ये देता है 200 मेगा, मेगा मतलब 10 की पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जूल में ये एनर्जी कितनी है भाई? ये जूल में कितनी है भाई? तो एक फिजन की एनर्जी अगर मैं बेटा जूल में लिखना चाहता हूं तो मैं लिखूंगा 200 इंटू 10 की पावर 6 डिवाइडेड बाई ई 1.6 10 की पावर माइनस 19। ऐसे तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आप जूल में कन्वर्ट कर देते हो। उल्टा कर दिया मैंने, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाना था, मैंने उल्टा कर दिया। कोई बात नहीं, ठीक कर देते हैं। अभी मल्टीप्लाई करेंगे आप, है ना, सॉरी बेटा, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 200 इंटू 10 की पावर 6 है, इंटू करेंगे आप 1.6 10 की पावर माइनस 19। अगर जूल में ऑलरेडी है तब ई से डिवाइड करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो ई से मल्टीप्लाई करते हैं, वो जूल में कन्वर्ट हो जाता है। इतना जूल एनर्जी हर रिएक्शन में आपको मिल रहा है, मतलब हर एक फिजन में आपको मिल रहा है बेटा, है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही है सर? देखो मैं सॉल्व करके बताता हूं। 1.6 इंटू 2 कितना हो गया बेटा? 16 दूनी 32, तो 3.2 इंटू यहां पे 2 जीरो, यहां पे 6 जीरो, तो 10 की पावर 8, और यहां पे बेटा माइनस 19, तो 8 और माइनस 19 कितना हो गया? माइनस 11, है ना, माइनस 11, 10 की पावर माइनस 11 जूल। अब तुम बोलोगे सर ये तो बहुत छोटा है सर, ये तो बहुत छोटा वैल्यू आ रहा है सर। तो बेटा एक फिजन थोड़ी ना हो रहा है, एक फिजन थोड़ी ना हो रहा है, मिलियंस ऑफ फिजन्स हो रहे हैं ना, बहुत सारे फिजन्स हो रहे हैं ना बेटा। तो जब बहुत सारे फिजन्स होंगे तो उतने फिजन से मल्टीप्लाई भी तो करोगे इसको। चलो एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, आपको फील आएगी अभी, देखना पूरी फील आ जाएगी, देखना, ठीक है। तो एक बार बोला गया कि देखो भाई ये PYQ है 1993 का, थोड़ा पुराना है बट चलेगा। कह रहे हैं कि देखो एनर्जी रिलीज्ड इन फिजन ऑफ सिंगल यूरेनियम इज अबाउट 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, मुझे भी पता था ये तो बताइए क्या फिजन रेट होगा, मतलब कितने फिजन हर सेकेंड होंगे ताकि मैं एक 5 वॉट का पावर प्रोड्यूस कर पाऊं। अब ये बहुत कम लिया गया है पावर प्लांट्स में, जो कितना पावर होता है तो मेगावाट में होता है कि भाई 200 मेगावाट का पावर प्लांट है, गीगावाट में भी होता है बेटा पावर, बहुत मेगा मतलब 10 की पावर 6। ये 5 वॉट तो बहुत ही कम है। आपके घर में जो एक बल्ब जलता है LED बल्ब आजकल 20 वॉट का होता है, 15 वॉट का होता है ना बेटा। जो टंगस्टन वाला बल्ब आता था 100 वॉट का होता था। तो ये कैसा पावर प्लांट है भाई 5 वॉट का? चलो कोई नहीं, जो वैल्यू दिया है हमको तो सॉल्व करना है, बट ये बहुत कम है, ये आपको समझना पड़ेगा। 5 वॉट बहुत कम है ना, 100 वॉट तो बल्ब ले लेता है। एनीवेज, तो देखते हैं इतना पावर प्रोड्यूस करने के लिए कितना फिजन पर सेकेंड होना चाहिए। अब यार देखो इसमें तरह तरह के 10 तरीके के आपको फॉर्मूले सिखाए जाएंगे, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से सिखाता हूं। आपने ना डुअल नेचर में एक फॉर्मूला पढ़ा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड का पढ़ा है, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड। मैंने बोला था भाई इसका फॉर्मूला होता है पावर अपॉन एनर्जी, पावर अपॉन एनर्जी। पावर टोटल है, एनर्जी 1 फोटॉन का है। एनर्जी किसका है बेटा? 1 फोटॉन का है। आपको बेटा सेम फॉर्मूला यहां पे यूज करना है, नंबर ऑफ फोटॉन पर सेकेंड बन जाएगा नंबर ऑफ फिजन्स पर सेकेंड, जिसको हम फिजन रेट बोलेंगे, जिसको हम क्या बोलेंगे बेटा? फिजन रेट। कितना फिजन हो रहा है हर सेकेंड, फिजन रेट। टोटल पावर जो भी रिक्वायर्ड है अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फिजन। डायमेंशनली समझ पा रहे हो कैसे हो रहा है भाई? पावर क्या होता है? एनर्जी अपॉन टाइम। तो एनर्जी ये 1 फिजन का है। अब n क्या है? नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड। तो जब एनर्जी और ये मल्टीप्लाई होंगे, देखो n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फिजन, ये तो होगा मल्टीप्लाई होगा,
बराबर पावर होगा। अब देखना ये पावर है कि नहीं है, दिख रहा है बट पावर कैसे है वो समझा रहा हूं। एनर्जी एक फिजन का लिया आपने और नंबर ऑफ फिजन से मल्टीप्लाई किया तो टोटल एनर्जी आ गई। भाई एक फिजन की एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय कितने फिजन हुए। लेकिन एन सिर्फ ये नहीं बता रहा कि कितने फिजन हुए, ये बता रहा है नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड। तो सोचो टोटल एनर्जी जो आई थी यहां पे, एक को एन से मल्टीप्लाई करके टोटल एनर्जी, उसमें डिवाइडेड बाय सेकेंड भी है, तो टोटल एनर्जी अपॉन टाइम क्या होता है, पावर, हेंस इट इज पावर। तो आपको कुछ नहीं सोचना है, जो आपने नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड का फॉर्मूला पढ़ रखा है वही फॉर्मूला इधर को चिपकाओ, नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड। अच्छा सॉल्व करते हैं, नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड, देखो पर सेकेंड में आएगा आंसर, है ना। पावर कितना है भाई, 5 वॉट। अब बच्चे ने बोला ठीक है सर ये 5 हो गया सर, और एनर्जी हो गई सर 200। यूनिट देख ही नहीं रहा है बच्चा, है ना, यूनिट देखना है बेटा, यूनिट देखो। इसको किस में लिखा तुमने, वॉट में। अगर ये तुम वॉट में लिख रहे हो तो बेटा नीचे की एनर्जी जूल में नहीं होनी चाहिए क्या, है, तभी तो कैंसिल होगा। वॉट क्या होता है, जूल पर सेकेंड, नीचे जूल, तो जूल पर सेकेंड अपॉन जूल, जूल जूल कैंसिल, बचेगा क्या 1 अपॉन सेकेंड, यानी कि सेकेंड इनवर्स, उसी में आंसर पूछा है। तो थोड़ा कॉमन सेंस तो लगाना चाहिए ना, ऊपर वॉट है तो नीचे जूल, ये वॉट लिखा है ये मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैसे आंसर आएगा भाई, नहीं आएगा। इसलिए जूल वाली वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी। अच्छा ये सब मिट रहा है क्या, अच्छा हाँ, जूल वाली वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी, क्या थी बेटा वो वैल्यू, वो थी सर लगभग लगभग ऐसी थी कि 3.2 इंटू 10 की पावर कितना था, -11, है ना, -11 ऐसा कुछ था, ठीक है। अब सोचो यार, हो गया सॉल्व, खत्म हो गया, ये जूल में डायरेक्ट आपने याद कर लिया ना, आपका कन्वर्जन का काम खत्म। ये 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट देते जरूर है ये लोग, बट जब क्वेश्चन आता है ना ये वाला, तो जूल में रखना होता है, मेगा इलेक्ट्रॉन में नहीं रखना होता। इसलिए मैंने देखो पहले ही आपके लिए कन्वर्ट कर दिया कि भाई जूल में इतना होता है। अब आपने बोला अच्छा 5 अपॉन 3.2 है ना, तो ये पक्का 1.56 आएगा। मैं कैसे बता सकता हूं इतने कॉन्फिडेंस से, क्योंकि हर ऑप्शन में 1.56 ही लिखा है, देख एग्जामिनर फंस गया यहाँ पे, है ना, बिल्कुल। तो ये आ गया आपका 1.56 इंटू ये 10 की पावर -11 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +11, और यूनिट है पर सेकेंड। कौन सा ऑप्शन है बेटा, बी ऑप्शन है ना, बी ऑप्शन है, ठीक है, ये वाला आपका ऑप्शन है। तो सिंपल है ना एकदम, नंबर ऑफ फिजन पर सेकेंड कैसे निकालोगे, कितना पावर रिक्वायर्ड है डिवाइडेड बाय एनर्जी ऑफ 1, ये तो फोटोन है, चलो ये तो समझाने के लिए बोला था, एनर्जी ऑफ 1 फिजन रिएक्शन, ठीक है। चलो एक और कर दो यार, मैं खुश हो जाऊंगा, बताओ तो इसका आंसर क्या है। पावर ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर इज 100 वॉट, ठीक है, हाँ, तो बताना है कितना रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन होगा, ठीक है। देखो भाई कैसे निकालेंगे, देखो भाई बहुत सिंपल है। तो रेट ऑफ न्यूक्लियर फिजन बराबर पावर अपॉन एनर्जी ऑफ 1 फिजन रिएक्शन। पावर किस में दिया है भाई, वॉट में, कितना दिया है भाई सर 100 वॉट दिया है, डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ 1 फिजन रिएक्शन, जूल में रखेंगे क्योंकि ये वॉट में है, इसको हम जूल में रखेंगे। जूल में कितना होता है भाई 3.2 10 की पावर में -11। अब ये 100 बाई 3.33 कितना आएगा 33, है ना भाई, 33 नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। तो ये आएगा 33, सही बोल रहा हूं ना मैं, हाँ बिल्कुल सही है, मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 11 ऊपर आ गया, तो 33 इंटू 10 की पावर 11। कोई भी ऑप्शन नहीं है बट ये वाला बन सकता है अपना ऑप्शन। यहाँ पे एक आपने 0 से डिवाइड किया, यहाँ 0 से मल्टीप्लाई किया 10 से, तो ये आ जाएगा 3.3 10 की पावर में 12, ठीक है ना। तो ये वाला आंसर आ रहा है, सही है, बहुत सिंपल सर, बहुत सिंपल सर, मजा आ गया सर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब आपने ये सीख लिया कि भाई नंबर ऑफ फिजन रिएक्शन कैसे निकालते हैं। अब आप कुछ ना बेसिक्स आंसर कर दीजिए इसका, ठीक है, इस पे मैं आता हूं अभी। देखो इसको ना समझाने के लिए, फिजन को समझाने के लिए लिक्विड ड्रॉप मॉडल का इस्तेमाल किया गया था। इसमें क्या होता है, एक लिक्विड को आपने जब ड्रॉप किया, इसकी कुछ विस्कोसिटी वगैरह है, कुछ डेंसिटी वगैरह है, अंडर ग्रेविटी आपने ड्रॉप किया, तो ग्रेविटी में क्या होता है, पहले ये ग्रेविटी की वजह से ऐसे लंबा हो जाता है मान लो, ठीक है ना। उसके बाद एक नेक का फॉर्मेशन होता है, फिर ये पार्टिकल इधर टूटा, इधर पार्टिकल इधर टूटा। तो अगर कोई क्वेश्चन आए कि भाई फिजन को कौन से मॉडल से समझाया गया था, तो आप बोलेंगे लिक्विड ड्रॉप टेस्ट, है ना, लिक्विड ड्रॉप टेस्ट, कि ऐसे लिक्विड को ड्रॉप किया और फिर ऐसे बन गया, ठीक है ना। चलो ये बस एक छोटा सा थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब देखो ये नीट में आया हुआ है 2005 में, मतलब जब AIPMT होता था, कह रहा है फिजन में
द रेशियो ऑफ फिजन प्रोडक्ट अपॉन पेरेंट न्यूक्लियस कितना होगा? मैंने क्या बताया था, जो पेरेंट है उसका मास ज्यादा है, जो प्रोडक्ट बना उसका मास कम है। आप बोलेंगे मास कहां गया सर? फिर जब ज्यादा था अब कम हो गया तो मास कहां गया? एनर्जी बन के निकल गया, उस एनर्जी का हमने इस्तेमाल कर लिया। इसलिए सिंपल सी बात है, पेरेंट का मास ज्यादा होता है, प्रोडक्ट का मास कम होता है। तो प्रोडक्ट का मास कम, तो मास ऑफ फिजन प्रोडक्ट कम, तो ये हमेशा लेस देन 1 आएगा भाई। कैसा आएगा? लेस देन 1 आएगा। ठीक है, चलिए एक और करते हैं। फिजन ऑफ न्यूक्लियाई इज पॉसिबल व्हेन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इन देम। ये पूछ रहा है कहां पे फिजन पॉसिबल होता है। तो मैंने आपको ग्राफ दिखाया था ना अभी थोड़ी देर पहले कि भाई ऐसे न्यूक्लियस में पॉसिबल होता है फिजन जिनकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो रही है ए के बढ़ने से। देखो ए बढ़ रहा है, बाइंडिंग एनर्जी घट रही है, बाइंडिंग एनर्जी घट रही है, और ए बहुत हाई भी है इनका। ऐसा नहीं कि यहां पे हो रहा है ना, यहां पे नहीं हो रहा, आयरन का नहीं हो रहा, इनका नहीं हो रहा, इनका फिजन हो रहा है, तो ए बहुत हाई है। तो देखो ऑप्शन समझो आप, ऑप्शन देखो आप समझ जाओगे क्या बोल रहा है। तो जिनमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है मास नंबर के बढ़ने से एट हाई मास नंबर्स, हो गया है ना भाई। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन घट रही है मास नंबर के बढ़ने से एट वेरी हाई मास नंबर्स। ठीक है, तो ये इसका डी आंसर है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, आ जाओ आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। ये सब क्वेश्चंस हो गए अपने, है ना। ये छोटा टॉपिक है बेटा, जल्दी खत्म हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन वैसे नीट में ज्यादा देखा नहीं गया है, बट ना ऐसे क्वेश्चन करना चाहिए आपको एक। ठीक है, क्या कह रहा है देखो, कह रहा है देखो भाई बहुत समझ लिए हम कि तुम निकाल लेते हो कि कितना फिजन पर सेकंड होगा, ये वो, ठीक है। एक बात बताओ, सिंपल सा एक बेसिक सा क्वेश्चन का आंसर करो कि अगर मेरे पास मान लो 1 ग्राम यूरेनियम है, मैंने आपको दिया, ले भाई 1 ग्राम यूरेनियम ले, तो इससे तुम कितनी एनर्जी रिलीज करवा सकते हो, है ना। कितनी एनर्जी तुम इससे रिलीज करवा पाओगे, कितनी एनर्जी। हमने बोला अच्छा अच्छा क्वेश्चन है यार। मैंने बोला अच्छा मुझे कम से कम ये पता है कि जब एक न्यूक्लियाई होता है, सिर्फ एक न्यूक्लियस, है ना, सिर्फ एक न्यूक्लियस, है ना, सिर्फ एक न्यूक्लियस का जब फिजन होता है तो वो इतनी एनर्जी निकालता है बेटा, 3.2 इंटू 10⁻11 जूल, है ना भाई। इतनी एनर्जी तो निकालता है एक न्यूक्लियस। हाँ, तो मेरे को ये पता करना पड़ेगा कि 1 ग्राम यूरेनियम में कितने न्यूक्लियस है, मतलब कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं बेसिकली, है ना। मैंने बोला अच्छा भाई देखो 1 ग्राम न्यूक्लियस, अच्छा समझते हैं। यूरेनियम का 235 क्या है, मास नंबर है, एटॉमिक वेट इज 235 ग्राम पर मोल। ग्राम पर मोल का क्या मतलब? ग्राम पर मोल का मतलब होता है भाई कि अगर मैं 1 मोल यूरेनियम लूंगा तो उसका वजन होगा 235 ग्राम। 1 मोल ग्राम, अरे यार ये तो होता है एटॉमिक वेट, ग्राम पर मोल, है ना। 235 ग्राम पर मोल, 235 ग्राम मतलब 1 मोल। 1 मोल यूरेनियम लोगे तो 235 ग्राम के बराबर है। ठीक, अच्छा अब 1 मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na, यानी कि Na नंबर ऑफ न्यूक्लियाइज हो जाएंगे। Na क्या है सर? एवोगैड्रोस नंबर 6.023 इंटू 10⁻23, है ना भाई। 6.0 क्या लिख रहा हूं मैं अभी, 023 10⁻23, इतने न्यूक्लियॉन्स हैं 235 ग्राम यूरेनियम में। बट मेरे पास कितना ग्राम है? 1 ग्राम। तो यार 235 ग्राम में, यानी कि 1 मोल में 235 ग्राम में इतने न्यूक्लियस हैं, तो 1 ग्राम में कितना होगा भाई? 1 ग्राम में होगा Na डिवाइडेड बाई 235। तो कभी भी अगर आपको निकालना है ना कि 1 ग्राम में कितने न्यूक्लियस हैं, तो यही फॉर्मूला होता है Na अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। केमिस्ट्री में शायद पढ़ा भी होगा तुमने। अब मान लो मेरे को निकालना है कि 1 ग्राम पानी में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, H2O के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैं क्या करूंगा, Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर विच इज 18 से डिवाइड कर दूंगा तो कितने मॉलिक्यूल्स हैं आ जाएगा। वैसे यहां पे कितने न्यूक्लियस हैं, तो Na डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट 235। तो 1 ग्राम में इतने न्यूक्लियसेस हैं। एक न्यूक्लियस जब डिके करेगा या फिजन करेगा इतनी एनर्जी निकालेगा एक। तो यहां तो इतने सारे हैं Na अपॉन 235, तो कितनी एनर्जी निकलेगी? तो जो एनर्जी निकलेगी ना वो सिंपली लिखी जाएगी Na अपॉन 235 मल्टीप्लाइड बाई जो भी एक का एनर्जी है 10⁻11 जूल। तो ये आएगा आपका 6.023 को 6 से लिख लेते हैं फॉर कैलकुलेशन,
10 की पावर 23, 3.2 10 की पावर 11 डिवाइडेड बाई आ गया बेटा आपका 235, है ना। इसको अगर आपने सॉल्व कर दिया, जो कि सिंपल सा सॉल्यूशन होगा इसका, है ना बेटा, कैलकुलेशन होगा, तो जो आपको आंसर मिलेगा बेटा जूल में, वो मिलेगा कुछ 8 इंटू 10 की पावर 10 जूल, है ना। 8 इंटू 10 की पावर 10 जूल आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। 8 इंटू 10 की पावर 10। अच्छा, ये -11 था कि +11 था? ये -11 था ना, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक किया ना। ये -11 था ना, बिल्कुल, है ना बेटा, -11 था ना। तो सोचना, ये -11 और ये +23, तो 23 में से आपने 10 घटाया तो 13 बचा, एक और घटा दिया तो 12 बचा, 10 की पावर -12, और यहां से भी तो 18/235, तो 2 0 यहां पे भी आ जाएंगे, है ना। तो इसलिए 10 की पावर 10 के फॉर्मेट में आएगा। तो जब आप सॉल्व करोगे 8 इंटू 10 की पावर 10 जूल। अच्छा, इसका ना कई बार किलोवाट आवर में भी यूनिट में चेंज करते हैं इसको, तो अगर वो जूल में है, किलोवाट आवर में कन्वर्ट करना है। किलोवाट आवर वो यूनिट है जिससे आपका बिजली का बिल आता है, जिसमें आपका बिजली का बिल आता है ना। तो किलोवाट आवर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी जूल में एनर्जी है बेटा, उसको 3.6 10 की पावर 6 से डिवाइड करना होता है। 3.6 इंटू 10 की पावर 6 से डिवाइड करना होता है। क्यों करते हैं ऐसा? देखो, मेरे पास जूल में कितनी वैल्यू है बेटा? 8 इंटू 10 की पावर 10 है, ठीक है, ये जूल है। मेरे को किसमें चाहिए? किलोवाट आवर, किलोवाट आवर। तो बेटा सिंपल सी बात है, आप ना टाइम से पहले इसको डिवाइड कर दोगे, है ना, कितने सेकंड, तो ये वॉट में कन्वर्ट हो जाएगा। किलोवाट में करने के लिए 10 की पावर -3 भी करोगे, और आर यानी कि 3600 सेकंड। तो ये सब कर करा के जब आपका आंसर आएगा ना, तो ऐसा आएगा। तो एक कन्वर्जन आप याद रखो, अगर जूल से किलोवाट आवर में जाना है तो डिवाइडेड बाई 3.6 इंटू 10 की पावर 6 करते हैं, है ना। कभी आपने बचपन में वो फॉर्मूला सीखा होगा कि मान लो मेरे को ये पता है कि कितना वॉट में एनर्जी है ना, कितना वॉट में एनर्जी है, तो उसको मल्टीप्लाई करके बिजली का बिल निकालते थे बचपन में। 3600 से मल्टीप्लाई करके इंटू कितने घंटे चला, भाई 1 घंटे में 3600 सेकंड, है ना, कितने घंटे चला उससे निकालते थे ना। तो उसी का थोड़ा उल्टा करना है यहाँ पे, है ना, उसी का थोड़ा सा उल्टा करना है यहाँ पे। चलो एनीवेज, ये सब मैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में थोड़ा सा सिखाऊंगा जब पावर वगैरह पढ़ाऊंगा, बट फिलहाल आप इससे डिवाइड करके किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर सकते हैं। चलें आगे बढ़े। चलिए, वैसे जूल में पूछेगा तो सिंपल है बहुत ज़्यादा, है ना, और किलोवाट आवर में पूछेगा तो भी बस डिवाइड कर देना है। चलिए बेटा, अब आते हैं हम लोग फ्यूजन में, है ना, फ्यूजन में। अच्छा, फ्यूजन क्या होता है? देखो, छोटे छोटे दो छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके एक बड़ा पार्टिकल बनाते हैं। जैसे कि आप देखोगे ना, ए और बी ने मिलकर सी बना दिया, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है, इसमें भी एनर्जी रिलीज होती है। शर्त बस ये है कि जो सी का मास होगा ना, वो ए और बी के टोटल मास से कम होता है। अब सोचो ना यार, ये भी लॉजिकल बात है, सी का मास कम है, ए प्लस बी का मास ज्यादा था, तो सोचो यहां पे मास ज्यादा था, यहां पे मास ज्यादा था, यहां पे मास कम। आप फिर से पूछोगे सर मास गया कहां? यहां तो ज्यादा था सर, यहां रिएक्शन के बाद कम कैसे हो गया? फ्यूजन के बाद मास कम हो गया, कहां गया मास? आप बोलोगे वही तो एनर्जी बनके उड़ गया, मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट, एनर्जी बनके उड़ गया, एनर्जी बनके उड़ा, उस एनर्जी का मैंने इस्तेमाल कर लिया। सन में यही हो रहा है बेटा, हाइड्रोजन न्यूक्लियस मिलके दो हीलियम बना लेते हैं एक, है ना, तो वहां पे आपको एनर्जी मिलती है खूब सारी, वही एनर्जी से हम यहाँ पे पल बढ़ रहे हैं, है ना, अर्थ के ऊपर भी। तो फ्यूजन वहीं पे भी हो रहा है ना, इसीलिए उसको वहां पे जो ज्यादातर गैस है हीलियम गैस है, आप कहते हैं ना सन के ऊपर, ठीक है, हीलियोसेंट्रिक मॉडल, क्योंकि सन को जब सेंटर पर रखा तो हीलियोसेंट्रिक वहीं से आता है। चलो एनीवेज, उस पर नहीं जाते अभी, बट हाँ, सी का जो मास होगा वो कम होगा ए और बी के कंबाइंड मास से हमेशा। अच्छा, अब देखो, एक क्वेश्चन आया था ये 2004 में, मैं सारे क्वेश्चन कराता चल रहा हूं जहां से भी क्वेश्चन आया है ना। बोला कि भाई न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा है और फ्यूजन में M1 और M2 फ्यूज होके M3 बना रहे हैं, M3 प्रोडक्ट बना, तो भाई प्रोडक्ट का मास कम होना चाहिए, प्रोडक्ट का मास कम होना चाहिए इन दोनों के टोटल मास से। यही तो पढ़ा हमने अभी, शुरू में मास ज्यादा था, अब कम हो गया, मास कहाँ गया? एनर्जी बनके निकल गया, एनर्जी का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो M3 का मास कम होना चाहिए, यहां ज्यादा बोल रहे हैं, बराबर बोल रहा है, गलत है। M3 का मास कम होना चाहिए M1 प्लस M2 से, डी इज द आंसर, है ना। यहां पे ज्यादा ना न्यूमेरिकल नहीं आते फ्यूजन पे, बट जो भी आपने मास डिफेक्ट वगैरह पढ़ा है ना अभी तक,
वो उसमें बस एक फ्यूजन वर्ड यूज करके कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको। ये कुछ रिएक्शंस आपको दिए हैं बेटा, देखो है ना। तो ये सबसे कॉमन वाला है कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलके एक हीलियम बना रहे हैं, है ना। बट हाँ 3-4 आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो क्या लिखा है देखो, एनसीईआरटी का फोटो देखो। व्हेन टू लाइट न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म अ लार्जर न्यूक्लियस, एनर्जी इज रिलीज्ड। Since the larger nucleus is more tightly bound as seen from the binding energy curve, obviously देखो binding energy curve ऐसा होता है ना बेटा। तो जो लार्जर न्यूक्लियाई बना, देखो ये छोटे छोटे थे तो बाइंडिंग एनर्जी कम था, लार्ज हुआ तो ए बढ़ा तो बाइंडिंग एनर्जी बेटर हो जाता है ना। चलिए, तो ये कुछ आपके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो एक क्वेश्चन क्या आया, थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो काम चला लेना बस, है ना। 2013 में आया था, ज्यादा पुराना क्वेश्चन भी नहीं है। बोल रहे कि सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन, है ना। हीलियम बन रहा है फाइनली, ठीक है। द मास डिफेक्ट इज इतना, तो बताइए बाइंडिंग एनर्जी कितना, एनर्जी लिबरेट कितना हुआ। तो आप जानते हो ना एनर्जी और मास में क्या रिलेशन है भाई। एनर्जी आप ऐसे निकालते हो ना बेटा, 931.5 इंटू डेल्टा एम यानी कि मास डिफेक्ट, और ये होना चाहिए एएमयू में, आंसर आएगा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। यही पढ़ा है, हाँ। तो देखो भाई एएमयू में दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे एनर्जी कितनी रिलीज हुई, लिबरेट हुई, 931.5 मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा एम। डेल्टा एम इज 0.02866। इसको आप सॉल्व करेंगे कुछ ये 26 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 26 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। फिर आप देखोगे अच्छा पहला ही ऑप्शन है 26.7, तो लेकिन खेला है इस क्वेश्चन में एक छोटा सा खेला। क्या है, उसने यहां तक ठीक लिखा कि सब कुछ सही है यहां तक, उसके बाद लिखा है द एनर्जी लिबरेटेड पर एएमयू, पर एएमयू, पर एटॉमिक मास यूनिट, मतलब पर न्यूक्लियाई बेसिकली। कितने न्यूक्लियॉन्स हैं बेटा हीलियम में, 4, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो पर न्यूक्लियॉन अगर निकालना है तो इसको बेटा 4 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो आंसर आएगा 6.675, ये वाला आंसर है। तो ए पे जाते जाते हम रह गए, है ना। ए सही आंसर नहीं है, जबकि बी आपका आंसर है, ठीक है। चलिए बेटा, बहुत बढ़िया। अच्छा देखो, कह रहा है कि मास डिफेक्ट जो है वो 0.05% है ना। द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियर फ्यूजन ऑफ रिएक्शन इज इतना। व्हाट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लिबरेटेड व्हेन 1 kg फ्यूजन रिएक्शन हैपेंस। तो देखो भाई, ये मास डिफेक्ट ना डायरेक्ट नहीं दिया है, परसेंटेज में दिया है। कितना दिया है, 0.05%। आप बोलोगे अच्छा, तो जो मास डिफेक्ट की वैल्यू होगी वो होगी 0.05% ऑफ 1 kg। तो 1 kg का 0.05% कैसे निकालोगे आप, 0.05 मल्टीप्लाइड बाई 1 kg, और ये परसेंट है तो डिवाइडेड बाई 100 भी हो जाएगा, है ना। परसेंटेज है ना, ये परसेंटेज डिवाइडेड बाई 100 भी करेंगे आप। तो इतना मास डिफेक्ट आया। अब एक बार मास डिफेक्ट आ गया तो फिर कौन सी बड़ी बात है भाई, तुम लिखोगे एनर्जी लिबरेटेड, यहां से निकाल लो। मान लो जूल में चाहिए, मान लो ये आपको एएमयू में नहीं मिला, ये किस में मिला, केजी में मिला ना। तो अब आप वो नहीं लगाओगे कि 931.5 इंटू डेल्टा एम। ये कब लगाते हैं, जब डेल्टा एम एएमयू में होता है और ये एनर्जी मिलती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बट यहाँ पे क्या है, ऑलरेडी केजी में है मास डिफेक्ट, ऑलरेडी केजी में है, तो सीधा केजी वाले मास डिफेक्ट को सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, ई बराबर एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस आइंस्टाइन इक्वेशन, है ना। तो सी स्क्वायर यानी कि स्पीड ऑफ लाइट का स्क्वायर 3 × 10⁸ का स्क्वायर इंटू डेल्टा एम, आंसर आ गया जूल में, ठीक है। अब बोलेगा अच्छा इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर दो, तो डिवाइडेड बाई ई कर देना, वो भी कर सकते हो अगर बोला तो, है ना। तो इस तरीके से बेटा फ्यूजन और फिजन के सारे सवाल अपने हो गए। एक क्वेश्चन मैं आपको देखो बेटा होमवर्क के लिए दे रहा हूं, ये आप होमवर्क कर लेना और सॉल्यूशन इसका इसी में ऐड करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये कौन सा बच गया भाई, अच्छा ये तो हो ही गया ना, ये तो हो ही गया। तो मैंने सारे के सारे करवा दिए, ठीक है। अब देखो न्यूक्लियर रिएक्टर जनरली तो नहीं पूछते हैं, बट थोड़ा बहुत जो एनसीईआरटी में दिया है एक बार पढ़ लेना, है ना, कि भाई हैवी वाटर का काम क्या है, मॉडरेटर का काम क्या है, एक बार हल्का फुल्का पढ़ के चले जाना, बट बहुत सालों से उससे क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। तो ये था बेटा आपका न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन। आज की क्लास थोड़ी सी छोटी है क्योंकि ये टॉपिक एक तो यहीं पे खत्म हो रहा है, क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं, छोटा सा टॉपिक था, फिनिश हो गया। दूसरा, मैं थोड़ा सा आज ऑफलाइन में ज़्यादा क्लासेस थी, बहुत लेट वापस आया था घर, तो इसलिए भी ये छोटा सा मैंने सेशन आपके लिए बनाया है, ठीक है। बाकी ये टॉपिक खत्म हो गया आपका, अब अगला चैप्टर शुरू होगा विच विल बी सेमीकंडक्टर एंड लॉजिक गेट्स, है ना।
चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय। एमवी सैट में अगर एनरोल नहीं किया बेटा तो फिर कर लीजिएगा फटाफट से, है ना। चलिए बेटा बाय बाय, हैव अ नाइस डे, सी यू सून।